हेलो बच्चों, आपका अपना चैनल डीपीएस में स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में जो 2018 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा था उसका क्वेश्चन बैंक को पूरा 1 से 50 तक को हल करेंगे। और ये थोड़ा सा हार्ड लेवल पूछा था, तो इसको अगर पूरा बना लेंगे तो हो सकता है इससे 1-2 प्रश्न उठाए, अगर तो कहीं हार्ड उठा ले तो आपको बन जाना चाहिए और बनेगा भी। तो इसको पूरा डिटेल से और अच्छा से बताएंगे, तो पूरा वीडियो को देख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। संख्या 0.32 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखा है, जहां PQ पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है इसको P/Q के रूप में लिखना है और Q 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 नीचे में रहेगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए कहा है Q 0 नहीं रहना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 8/25, दूसरा ऑप्शन है 29/90, 32/99 और 32/199। तो इसको सिंपल वे में समझाते हैं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक 3 सवाल होता है, इसी टाइप में तीनों को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि कभी फिर दोबारा कहीं पढ़ना नहीं पड़े। इसको पहले देखते हैं। देखिए सवाल है कि 0.32 और इसको P/Q रूप में कहेगा, तो एक रूल याद रखना है कि पहले पूरा संख्या लिख देना है। ठीक है, जितना संख्या है पूरा संख्या पहले लिख देंगे। तो चूंकि दशमलव से पहले 0 है तो ये हो जाएगा टोटल 32, और जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो ये 3 है, 3 पे रेकरिंग नहीं है तो 3 को माइनस कर देंगे। और नीचे में क्या लिखेंगे, जितना पे रेकरिंग रहेगा। जैसे 1 पे रेकरिंग है एक संख्या पे, तो यहाँ लिखेंगे 1 9, लेकिन दशमलव के बाद चूंकि 2 अंक है तो हमको यहाँ 2 अंक रखना है, तो 1 पर शून्य नहीं है दशमलव रेकरिंग, तो उसके अलावा यहाँ पर 0 लिख देंगे। बस यही रूल है। तो ये हो जाएगा 29/90। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब एक इसमें देखते हैं, अगर ऐसा भी रह सकता था 1.32 इस पर रेकरिंग, तो सेम अभी बताए थे प्रोसेस। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल संख्या लिख देंगे। और उसके बाद देखिए अब क्या है कि 13 पर रेकरिंग नहीं है तो 13 को माइनस कर देंगे। अब बटा में क्या लिखेंगे, 1 पर रेकरिंग है तो 1 9, और बाकी दशमलव के बाद अंक देखेंगे तो 2 अंक है तो 1 शून्य देंगे, क्योंकि 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है। तो ये हो जाएगा, अब 13 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 12 में से 3 जाएगा 9, और फिर ये 2 में से 1 जाएगा 1, और ये 119/90। कटेगा तो काट देंगे। बात समझ गए। एक और इसका देख लेते उदाहरण। जैसे रहेगा मान लीजिए 1.32 इस पर रेकरिंग मान लेते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, टोटल संख्या लिख देंगे और उसमें से क्या करेंगे, जो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। ओके, अब बटा में क्या लिखेंगे, तो देखिए अब क्या है, दोनों पर रेकरिंग है तो सीधा दोनों लिख देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 131/99। कटेगा तो काट देंगे। सिंपल है ये तीनों में से। अब कोई भी इस तरह का सवाल लेगा तो आराम से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, √11, √5, √22.5 और √12.5। सिंपल प्रश्न है, सिर्फ समझना है। जैसे देखिए 2 और 2.5 के बीच, तो अब हम पहला ऑप्शन मिलाते हैं। इसको ऑप्शन से ही रखने से फायदा है। ऑप्शन से मिलाते हैं तो देखिए ये √11 है, तो अगर √9 रहता तो इसका 3 आंसर आता। अब √11 है तो 3 से ज़्यादा ही आएगा, तो यहाँ कहा 2 और 2.5 के बीच में रहना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अब दूसरा में मिलाते हैं √5, तो √5 ये हो सकता है क्योंकि ये रूट क्या आएगा, 4 का आता है 2, इसको अभी साइड करते हैं। अगला देखते हैं 22.5 है, तो अगर 22.5 है रूट में, तो 16 रहता अगर तो 4 आता, 16 रहता तो 4 आता, और ये 22 है तो 4 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, इससे 4 से ज़्यादा आएगा, तो यहाँ 2 और 2.5 के बीच पूछा है तो ये नहीं होगा आंसर। फिर इसमें क्या है, 12 है तो √12 का क्या आएगा, 0.5 है, तो अगर 9 रहता तो 3 होता, तो ये भी 3 से प्लस आएगा। तो कहने का मतलब हुआ इसमें भी 3 प्लस हुआ, इसमें भी 3 प्लस हुआ, इसमें भी 3 प्लस हुआ, तो अब बच गया √5, तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसका निकालना है, निकाल लीजिए। इस लॉजिक से बनाएंगे, मात्र 5 से 10 सेकंड में बन जाएगा। बाकी अगर अब सीखना है कि सर इसको निकालना ही है तो निकाल लीजिएगा इस तरह। वर्गमूल 8वां में पढ़े होंगे, वर्गमूल निकाल लेना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है यानी सत्य है? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो देखिए, दो अपरिमेय संख्या रखेंगे, उसका क्या है? गुणनफल। चलिए एक रखते हैं √2 और एक रखते हैं 3√2। दोनों तो अपरिमेय संख्या है, अगर इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 3 और √2 गुना √2 2 होता है, ये 6 आ गया। तो कहाँ अपरिमेय? परिमेय हो गया, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अगला प्रश्न होगा, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ, एक परिमेय संख्या कोई भी लेंगे 5 और एक अपरिमेय संख्या कुछ भी रख लेते हैं 3, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हमेशा अपरिमेय आएगा, तो ये पास कर गया। तो ये सही बोला। अगला देखते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो दो अपरिमेय संख्या लेंगे, उसको जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही होगा, चाहे कोई भी दो संख्या लेंगे। गुना में परिमेय हो सकता है लेकिन जोड़ में अपरिमेय ही होगा। चेक करना है, चेक करेंगे, अपना मन से कुछ भी रख के चेक करना है। और उसके बाद दो, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता है। एक पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक क्या 5 मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, और एक परिमेय संख्या 1/2 संख्या रख देंगे, तो ये क्या बोला? ये कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। हो जाएगा, कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है बोला, अभी पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोई दूसरा संख्या रख लेंगे, जिसे 5 ही रखे मान लीजिए, और 5 तो परिमेय संख्या है और 8 क्या पूर्णांक है और 8 परिमेय है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पूर्णांक भी तो हो जाएगा। ये 13 परिमेय भी होगा, पूर्णांक भी होगा, तो ये भी गलत कहा है। ठीक है, कभी नहीं हो सकता बोला, नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, उसका क्लियर बताया जाएगा। चलिए, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय। सिंपल प्रश्न। जैसे n क्या बोला है? n बोला 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 परिमेय कहा है, तो 1 2 3 परिमेय स्टार्ट होता है 1 से। तो इसका रूट निकालना है, तो देखिए अगर 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन √2 का निकालेंगे तो √2 ही रहेगा क्योंकि बाहर नहीं आएगा, अपरिमेय है। और √3 भी अपरिमेय है तो रह जाएगा। √4 का निकालेंगे तो फिर 2 आएगा, √5 का √5 ही रह जाएगा। यानी क्या कहा? कभी परिमेय हो रहा है, अपरिमेय, अपरिमेय, फिर परिमेय, अपरिमेय। यानी कि इस तरह अगर कितना भी लिख जाएंगे संख्या तो कभी परिमेय आएगा, कभी अपरिमेय आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और साथ में कमेंट कीजिएगा। देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न को पूरा यूट्यूब में सही से शॉर्ट में कोई नहीं बता पाता है, हम आपको एकदम इजी ट्रिक में, और ये आज के बाद से आपका 5 ही सेकंड में हल हो जाएगा। देखिए कहा, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा 6 से, 4 से, 8 से, और इनमें से कोई नहीं। कोई 6 से आंसर बताएगा, कोई 4 से, कोई 8 से। देखिए कैसे, यहाँ 13,986 अभाज्य संख्या, इतना 20 संख्या है। जैसे मान लीजिए प्रथम कहा तो 2 से स्टार्ट होगा, तो जैसे 2 3 5 7, ये सब अभाज्य संख्या हुआ। तो इसमें कितना है? 1 2 3 4 हुआ। इसी प्रकार लिखते हुआ चलेंगे तो 13,986 अभाज्य संख्या है, ठीक ना, और उसमें उसका योगफल n दिया हुआ है। चलिए अब इसको समझते हैं अच्छा से। अगर ये टोटल जो अभाज्य संख्या है उसकी संख्या कितना है? सम संख्या है, क्योंकि 13,986 सम संख्या है। तो अगर सम संख्या रखते हैं, जैसे 2 को रखते हैं, तो 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो ये जब 2 को संख्या का योग कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, यानी विषम से भाग लग रहा है। अगर उसी प्रकार अगर चारों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 12 13 14 15 16 17, तो 17 आ रहा है। तो 17 मतलब क्या हुआ? विषम संख्या से भाग लगेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर सम संख्या रहेगा ना तो वो हमेशा विषम से ही भाग लगेगा। तो इसमें तो विषम है ही नहीं चारों ऑप्शन में ना, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगर इसी में लिख देता 13,985 लिखता ना, इतना 20 संख्या अगर है विषम संख्याओं की, तब इसमें से कोई भी आंसर हो सकता था। तो यहाँ सम कहा, तो सम अगर रहेगा अभाज्य संख्या की संख्या तो हमेशा वो विषम संख्या से भाग लगेगा, इतना याद रखना है। ओके, तो समझ गए। अब इसी को इतना डिटेल से बताया गया है कि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर अभी भी कोई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे तो कमेंट्स कीजिए, उनको हम पूरा डिटेल से बता देंगे। ऐसे तो होना नहीं चाहिए कंफ्यूजिंग।
फिर भी हो सकता है। आइए, बहुपद बाई क्यू माइनस 2/² माइनस √3 प्लस 1/2 का घात है। घात का, तो घात का क्या होता है, सबसे अधिक घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो सबसे अधिक घात कौन सा है, 3 है, तो यही बहुपद की घात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज है, आगे बढ़ते हैं। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 2 तथा -15 हो तो बहुपद है। देखिए, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा -15, तो बहुपद पूछा, तो बहुपद का क्या फार्मूला होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही होता है फार्मूला। तो शून्यकों का x² माइनस शून्यकों का योगफल होगा 2, तो ये जाएगा 2x और यहाँ प्लस और ये आ जाएगा गुणनफल -15, तो -15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर फाइनल आ जाएगा x² माइनस 2x -15। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न देखिए, के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 2 और y बराबर -1 है। यानी इसका हल दिया हुआ है, तो हल दिया है तो इस पर अगर मान रख देंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो के पूछा है, के का मान तो इस पर रख देते हैं, इस पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। चूंकि के का मान पूछा है तो डायरेक्ट इसी पर रख देते हैं। तो x की वैल्यू रखना है 1 और y की वैल्यू -1 रखते हैं। 2 गुना के गुना x की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस 7 गुना और y की वैल्यू क्या रखेंगे -1, और ये माइनस इधर है तो उधर जाके बराबर का इशारा आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ये जगह 2 के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 गुना करेंगे तो ये इधर आएगा 7, तो क्या आ जाएगा 2 के बराबर 7 5 12, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो कट जाएगा 2 बार में 6 बार में, तो इसका हो जाएगा आंसर 6। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा हल करने के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। अच्छा, देखिए त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, एक अल्फा मान लेंगे, एक बीटा और एक गामा। इसमें से एक कोई शून्य बोला है तो एक कोई शून्य अल्फा को मान लेते शून्य है, तो 2 शून्य का गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल 2 करके गुणनफल का फॉर्मूला पढ़ेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। इसका सूत्र पढ़े होंगे C/A। ठीक है, अब चूंकि एक शून्यांक शून्य है तो यहाँ पर अल्फा अगर शून्य माने हैं तो ये हो जाएगा फिर शून्य प्लस ये जगह बीटा गामा प्लस, अब अल्फा माने थे शून्य तो ये भी जगह शून्य बराबर C/A। तो देखिए बाकी 2 शून्य का गुणनफल क्या आ जाएगा C/A का, क्या आ जाएगा C/A का। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, P का मान जिसके लिए बहुपद x² प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन दिया है, 0 3 5 और 16। देखिए समझिए, जब x माइनस 2 भाज्य है तो इसका जो शून्यक होगा x माइनस 2 का शून्यक निकालेंगे तो कितना आएगा x बराबर 2। तो जब ये भाज्य है तो इसका शून्यक जो 2 आएगा इस पर अगर रख देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये विभाज्यता का नियम कहता है गुणनखंड प्रमेय से। तो इसको क्या करेंगे, ये x का मान x की जगह 2 रख देंगे और 0 के बराबर कर देंगे, p का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए इसको रखते हैं, तो पहला x³ है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्यू प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर माइनस p गुना 2 प्लस 8। अब ये किसके बराबर हो जाएगा 0 का, क्योंकि मान इसका शून्यक रख दिए इस पर। तो ये होगा 2 का क्यू 8 प्लस 2 दूनी 4, 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। ये 2p माइनस है, इसके इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2p बराबर हो जाएगा 32। काट देंगे इसको, 16 बार में कट जाएगा तो p बराबर क्या हो जाएगा 32, सॉरी 16, 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए,
निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है? तो इसको ऑप्शन से ही रख लेंगे। ऑप्शन से रखेंगे, देख लेते हैं कौन में संतुष्ट कर रहा है ऑप्शन। पहला हम देखते हैं x बराबर 2 रखेंगे तो 2, और y का मान 1 रखेंगे, 2 में 2 जाएगा 0, ये मिल गया, पहला मिल गया। तो इसी को फिर दूसरा हम रख के चेक कर लेंगे। तो x का मान 2 रखेंगे तो ये जाएगा 6 प्लस y का मान 1 रखेंगे तो 4 बराबर 10। तो देखिए 10 बराबर 10 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। इसको विलोपन या प्रतिस्थापन वर्ग से बनाने से अच्छा है ऑप्शन रख देंगे इस तरह का प्रश्न में। ऑप्शन रखने का ज़्यादा यूज करिए ऑप्शन से बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कोशिश करिए कि ऑप्शन से जितना जल्दी मिल जाए ऑप्शन से हल कर लेना है। ओके, चलिए, यदि 10 पे पावर 2y बराबर 25 तो 10 पे पावर माइनस y किसके बराबर होगा? तो 10 पावर माइनस y का मान पूछा है। चलिए यहाँ से इसको हल करेंगे। 10 पे पावर 2y बराबर 25 दिया है, ध्यान समझिएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10 पे पावर y और पे पावर 2, क्योंकि पावर गुना होगा फिर 2 आएगा, और 25 के बदला लिखते हैं 5 पर पावर 2। तो पावर जब सेम है तो बराबर के दोनों साइड में कट जाएगा, तो 10 पे पावर y बराबर 5 आ गया। ओके, अब इसका मान पूछा था, तो इसका मान पूछा 10 पे पावर माइनस y। कभी भी पावर को माइनस नहीं रखा जाता है, इसको प्लस करने के लिए क्या लिखेंगे? 1 के बटा में लिख देंगे 10 पे पावर प्लस y। अब देखिए 10 पे पावर y का मान दिया हुआ है 5, यहाँ पे है ना, निकाले हुए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 बटा इसके बदला में 5। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। इतना सिंपल प्रश्न था। बच्चे इस तरह का प्रश्न में सोचते कैसे बनेगा, आज के बाद से प्रश्न को कभी ने ये सबको ऐसा प्रश्न को पहले बनाइएगा, गारंटी है। यदि 2k माइनस 1 के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल है तो k का मान पूछा है। अब इसका हल है, यानी x की जगह रखना है 2k माइनस 1 और y की जगह रखना है k, तो इसका हल हो जाएगा। चलिए रखते हैं, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 2k माइनस 1 और माइनस 9, y की जगह रखेंगे k बराबर 12, ऑटोमेटिक k का मान निकल जाएगा। गुना करेंगे 10 दूनी 20k माइनस 10 माइनस 9k बराबर 12। तो ये 20 में से 9 जाएगा 11k बराबर ये 12 और 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 22, काट देंगे 11 का 11 दूनी 22। तो k का मान कितना निकल गया? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि x बराबर √7 प्लस 4√3 तो x प्लस 1 बटा x का मान क्या होगा? चलिए इसको समझ लेना है। अगर रूट के अंदर रूट हो तो ये कंफर्म है कि वो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर रहेगा या a माइनस बी का, ये एकदम फिक्स समझ जाना है। तो यहाँ पे प्लस में है तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर में रहेगा। अब इसको थोड़ा ध्यान देना है, √7 है और यहाँ पर 7 है और यहाँ √3 दिया हुआ है, तो √3 दिया है तो 1 √3 का स्क्वायर होगा ही, इसको मन में ही समझ लेना है पहले। कुछ भी अगर 5 रहेगा तो √5 समझ लेंगे पहले। तो ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। अब कितना बचा हुआ? हमको 7 पुराना है तो 4 चाहिए, और तो 4 के लिए हमको क्या चाहिए? 2 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अब ये हो गया 2 और √3, यही हमको इसमें से निकलेगा। देखिए कैसे, अब इसको लिखेंगे √7 के बदला हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर, तो ये 7 हो गया। अब प्लस कर देंगे 2ab, तो 2a और b, देखिए सब मिल गया। अब मिला के देख लीजिए, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और 2 दूनी 4, 4 3 7 हो गया। ऐसे को गुना के 2 दूनी 4 √3 मिल गया ना, तो यही इसका है। तो अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये लिखेंगे √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जोड़ा में बाहर आ जाएगा तो इसको अंक को पहले लिख देंगे, 2 प्लस √3 बाहर आके हो गया। मान किसका पूछा था? x मान पूछा था x प्लस 1 बटा x का। तो इसको क्या करेंगे, या तो x का मान निकला हुआ है, ठीक है, ये x का मान निकला है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1 बटा x यही निकालेंगे तो यहाँ सुविधा हो जाएगा। 1 बटा x निकालेंगे तो इसको हम 1 बटा x करेंगे तो इसको भी बटा कर देंगे। तो अब इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 1 बटा x का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस
√3। तो अब क्या होगा, देखिए x का मान निकल गया यहाँ और 1/x का भी मान यहाँ निकाल लिए। तो इसको जब जोड़ेंगे तो x की वैल्यू रखेंगे 2 + √3 जोड़ 1/x की वैल्यू रखेंगे 2 - √3। तो √3 कट जाएगा, 2 2 4 इसका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे भी बटा का जोड़ बनाएंगे, भिन्न का जोड़, तो भी हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है x पे पावर n + 1 का एक गुणक x + 1 है तो n निश्चित रूप से एक विषम संख्या पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए ये इसका गुणक है, तो इसको उदाहरण से समझना है। जैसे x पे पावर n + 1 और बटा x + 1, तो अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखेंगे, चाहे n का वैल्यू 1 रखें, 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे। तो यहाँ जब इस तरह का प्रश्न है तो छोटी संख्या से प्रयोग किया जाता है। छोटी संख्या रखेंगे, पहले 1 ही रख देंगे, तो 1 रखेंगे। अब हम x की वैल्यू रख देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1 + 1 बटा 2 + 1, क्योंकि x का मान लिए हैं 2। तो ये देखिए 3/3 हो गया। अगर 1 रखे तो ये विभाज्य हो रहा है। अब इसी तरह अब 3 रखेंगे तो देखते हैं 2 पे पावर 3 + 1 बटा 2 + 1, तो 2 पावर 3 होगा 8 + 1 कितना आ जाएगा 9, और 3 × 9 कट रहा है, 9/3 कट रहा है, यानी कि तो ये गुणक हो रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ अगर n का वैल्यू अगर विषम संख्या रखेंगे, 3 रखे 5 रखे तो कटेगा, सम रखेंगे तो नहीं कटेगा। चेक करना, चेक कर लेते हैं। चलिए 2 पे पावर 2 + 1 बटा 2 + 1, तो ये 2 दूनी 4 1 5/3 नहीं कटेगा, नहीं गुणक होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि n का वैल्यू कि निश्चित रूप से n क्या होगा, n विषम संख्या होगा। समझ गए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इससे इजी नहीं कुछ है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर होगा। चलिए इसको पहले थोड़ा हल करके निकाल लेते हैं क्या होगा। यह √3, अब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, ये लिख सकते हैं, बराबर 3 गुना sin थीटा। तो ये sin थीटा कट जाएगा, ऊपर में है कट जाएगा, तो क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये आएगा 3 cos थीटा बराबर √3, और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3/3। ठीक है। अब मान पूछा है इसका, तो साइन को cos का मान पता चल गया तो साइन को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन के बदले हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 - 2। अब cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है, cos का मान दिया हुआ है √3/3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये जाएगा 1 - √3 का 3 हो जाएगा, तो 2 गुना 3/9 कट जाएगा ये, तो इसको हल कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 - 2 यानी कि 1/3 इसका हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए मान रखेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 2 गुना 1/√3 बटा, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब ये 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा, इसका जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो ये आएगा 4/3, तो ये तीसरा पद ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 गुना 3/4 कटेगा, काट देंगे। अब इसके बाद ये 3 और बटा 2 रूट नहीं होता है, तो इसका क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो इसको लिखेंगे √3/√3, तो √3 3 होगा, ये कट जाएगा, तो ये आ गया √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2। ऑप्शन नंबर ए। यदि sec a बराबर cos sec b तो बराबर दिया है 13/12, तब a + b का मान, तो देखिए 13/12 ये जरूरी नहीं देना। जब यहाँ कह दिया sec a बराबर cos sec b, तो इसमें कौन सा मान होता है, तो एक मान होता है sin 45 और cos 45, उसका मान होता है बराबर। ठीक है, दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पर
सेक ए के बदला में ए का मान क्या हो जाए, अब उसी का कॉस का उल्टा सेक है, तो कहने का मतलब हुआ कि सेक 45 और कॉसेक 45 दोनों का मान सेम होगा। ठीक है, तो अब रखते हैं इसका मान, तो दोनों का मान सेम होगा तो 45 क्या आ जाएगा 90। सेक ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 45 वैल्यू होगा, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 90। बस इसमें और क्या लगाना, ये 13/12 सिर्फ ओझराने के लिए दिया था, एकदम सिंपल प्रश्न था। नहीं समझे होंगे कमेंट कीजिए, बस बार बार बोल रहे हैं, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, अगर समझ गए तो अच्छा है, क्योंकि जिनको फॉर्मूला याद होगा वो समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो कॉट C का मान क्या होगा। देखिए सवाल सिर्फ घुमा दिया, कुछ नहीं है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है इस तरह। अब देखिए ये A हुआ और ये B हुआ, C यहाँ पे, ये दोनों कोण का है, कोण A और कोण B पूरक है। पूरक बोलते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो ये दोनों मिलकर जब 90 है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक 90 हो गया ना, तो 90 हुआ, यानी C का मान 90 है। तो यहाँ कॉट 90 नहीं बोल के कॉट C बोल दिया, हमको कॉट 90 निकालेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब कॉट 90 निकालने के लिए याद नहीं है तो क्या बताए थे कि साइन और कॉस का मान याद आना चाहिए। तो कॉट के लिए क्या होता है, साइन कॉस 90 बटा साइन 90, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 और साइन 90 का 1, तो ये जगह 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और जो डायरेक्ट याद कर लिए हैं पूरा मान तो बहुत अच्छा, उसको पता ही होगा कॉट 90 बराबर 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तब tan बीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए निकालते हैं। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब tan √3 में tan का मान होता है 60, किसका होता है tan 60, यानी कहने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 के है। समझ में आ गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फा का मान, तो देखिए tan अल्फा बराबर ये 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू निकल गया 30, तो अल्फा और बीटा अगर है 60 और अल्फा 30 है तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा तब 30, तो यहाँ tan बीटा का है यानी tan 30 का कहा है, तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। एकदम इजी प्रश्न है, खाली बस घुमा उमा दिया और कुछ नहीं किया। यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या होगा। देखिए प्रश्न है सिंपल ही लेकिन समझना पड़ेगा तब। जैसे एक मीनार है, इसको मान लेते हैं मीनार है, इसकी छाया की लंबाई पहले कितना बन रहा था, ये 45 डिग्री का कोण, ठीक है, पहले 45 डिग्री कोण था, उसके बाद जब ये घटा तो घटेगा तो इस डिग्री बढ़ेगा, क्योंकि नज़दीक आएगा तो ऊपर मुंडी उठाना पड़ेगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो पहले यहाँ से यहाँ दूरी था, अब यहाँ से इतना दूरी बोला घट गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी घटा 50, ठीक ना, पहले यहाँ पे था अब यहाँ आया 50। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ इसका दूरी x मान लेते हैं। तो अब देखिए ये मीनार के ऊंचाई पूछा, ठीक है, नहीं समझे होंगे नामकरण देते हैं, जैसे A है, B है, C और D। देखिए पहले D से C की दूरी कितना हो गया 50, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये घट के आया है, और ये इसको हम मान लिए BC की दूरी मान लिए x, तो B और D कितना होगा x प्लस 50। अब एक चीज़ समझिए, एक पढ़े होंगे कि tan 45 का मान लंब और आधार बराबर होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाए, ये जो h है, ये जो ऊंचाई मीनार की ऊंचाई, ये किसके बराबर होगा x प्लस 50 का होगा ना, तो x प्लस 50 का होगा, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं इससे, और x का मान निकलेगा और इसके बाद हम इसमें 50 ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। ये सिंपल तरीका हुआ। चलिए हम मान निकालते हैं पहले x का। इस त्रिभुज में चले आते हैं ABC में, ABC में tan 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, √3 होता है, तो tan 60 के लिए क्या लिखेंगे, लंब बटा
और ये हो जाएगा आधार बराबर √3। क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो ये होगा √3x बराबर x प्लस 50। इसको इधर लाएंगे तो √3x माइनस x बराबर 50। तो ये x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 50। तो x बराबर हो जाएगा 50 बटा 3 माइनस। अब इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, आसानी हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, डायरेक्ट निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो उसमें x में हमको 50 सिर्फ जोड़ना है, इसलिए इसको हम यहीं पे इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। तो इसका आ जाएगा 50 इंटू √3 प्लस 1 बटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो √3 का 3 आएगा और इसमें से 1 घटाएंगे 2 होगा, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 25 हो गया। तो इसका निकल गया x के वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से लिखते हैं x वैल्यू निकल गया 25 इंटू √3 प्लस 1। अब अभी पहले ही बताए थे कि मीनार की ऊंचाई जो है x और प्लस 50 के बराबर होगा। इसमें अगर हम 50 ऐड कर देंगे ना तो यही हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। चलिए ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन में नहीं कॉमन लेके है, तो इसमें से देखिए 25 कॉमन आ रहा है ना, तो 25 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा √3 बच जाएगा और प्लस में 1। आइए 50 का जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 √3 प्लस 3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इतना सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा। जब देखिए ये खंभा और छाया जब दोनों बराबर होगा, ये दोनों जब बराबर होगा, कब, जब यहाँ 45 का बनेगा तब। तो इसका थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। सिंपल वैल्यू, सिंपल सा इसी तरह बना देना है। यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु मीनारों के द्वारा क्रमशः 60 तथा 30 के कोण बनाती है तो H1 बटा H2 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए एक बना रहा है 60 और एक 30 और दोनों वो मध्य बिंदु में है, तो जो 60 बनाएगा वो बड़ा होगा मीनार। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा कोण बना रहा है। तो चलिए बीच में मध्य बिंदु यहाँ पे है और एक इसको मानते एक ये है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होगा और सेम इतना ही दूरी पे एक और मीनार होगा, इतना ही दूरी पे। तो यहाँ से 60 बनेगा तो ये बड़ा होगा, ऑटोमेटिक बड़ा होगा, क्योंकि 60 ये बना रहा है और ये 30 बना रहा है तो ये छोटा होगा। सिंपल हो गया। अब चूंकि ये दोनों बराबर है तो यहाँ एक एक मान लेते हैं। जब दोनों बराबर है तो ये हो गया H1 और ये हो गया H2, इसी का अनुपात पूछा है, बस मान निकाल लेते हैं। tan का फॉर्मूला लगा देंगे। tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर क्या होगा H1 बटा 1। तो 1 का मान नहीं भी रखेंगे चलेगा, इसे लिख देते हैं। और tan 60 का होता है √3 बराबर H1, यानी H1 का मान निकल गया √3। अब आते हैं इस पर निकालते हैं। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 निकाल लेंगे तो इसका होगा आधार बटा, ये भी हो जाएगा H2 बटा में 1। अब ये tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर क्या आ जाएगा H2। तो H2 का मान निकल गया। अब प्रश्न में कहा था कि H1 बटा H2, सिंपल निकाल लेते हैं। H1 का मान है √3 बटा में कुछ 1 और H2 का मान है 1 बटा √3। जब 4 पद रहता है तो ये दोनों पद उस ऊपर पलटी हो जाता है, तो ये होगा √3 बटा 1 गुना √3 बटा 1। तो ये होगा √3 का 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंभे का पूछा है मीटर में क्या होगा ऊंचाई। देखिए एक 6 मीटर का है और उस समय बना रहा है 4 मीटर का छाया। ये 4 मीटर का छाया है मान लेते हैं इसे, और ये 6 मीटर। सेम उसी समय जब कहा तो उस समय क्या है कि ये खंभा की ऊंचाई नहीं दिया है, लेकिन इसका छाया दिया हुआ कितना 50 बन रहा है। चलिए इसका 50 बन रहा है। ये खंभा मान लेते हैं x है, इसका
ऊंचाई पूछा है। देखिए सेम समय बना है तो ये अनुपात में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है, ये समानुपाती होगा एक दूसरा का। तो समानुपाती जब होगा तो संगत पाठ क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें अगर खंभा दोनों का अनुपात करेंगे और दोनों का फिर छाया अनुपात बराबर करेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो इसका पहला जो है उसका खंभा बटा छाया और दूसरा का खंभा बटा छाया करेंगे तब भी आंसर होगा, दोनों तब में आंसर होगा। लेकिन याद रखना है कि दोनों का समान अनुपात करना है। तो ये लिखेंगे 6 बटा, अगर 4 लिखेंगे तो बराबर करेंगे इसको फिर x बटा 50। अब 50 बटा x नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, समान पद में समान करना है, तो x बटा इसको 50 लिख सकते हैं, या 6 बटा x लिखेंगे, 6 बटा x, तब इसको लिखेंगे फिर 4 बटा 50, ये भी एक ही बात हुआ, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और ये 2 से काटेंगे ये 25, क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो x बराबर क्या, 25 तिहाई 75। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये डी आंसर में इसमें से नहीं था, 2018 जब पूछा गया था तो आंसर में ऑप्शन में ही नहीं था 75। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। चलिए इसको निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ से 6 मीटर ऊंचा खंबा है और छाया भी दिया हुआ है, इसका यहाँ पर थीटा पूछा है, 6 और छाया है 3√2, तो इसका हम tan में लगा देंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, काट देंगे। अब देखिए 3/√3 नहीं होता है तो इसको हम अगर हर का परमीकरण कर देंगे तब मान निकल जाएगा। तो tan थीटा बराबर, अब इसको जब हर का परमीकरण करेंगे तो √3 और √3 3 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा तो आ गया कितना, √3। तो √3 किसका होता है, tan में 60 का, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर -2 हैं, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के न तो समांतर न ही लंबवत, निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए एक समतल तल इस पर बनाइए और इस पर रेखा खींच दिए, ये x अक्ष हुआ और ये y हुआ। x बराबर 2 का है तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2, ये होगा x अक्ष, 2 है इसमें तो, और y बराबर का -2, माइनस नीचे आएगा, -1 -2, ये मान लेते -2 है तो इससे गुजरेगा एक y अक्ष। तो दोनों कहाँ पर कट रहा है, देखिए यहाँ पर कट रहा है एक पॉइंट पे और ये लंबवत कटेगा, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। कोई भी दो रेखा एक दूसरा का सीधा काटे तो ये लंबवत होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, A 0 1 B 0 5 तथा C 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है 16 8 6 और 4। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 तो y2 माइनस y3, फिर प्लस में x2 तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 तो y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझिए, x1 इसमें क्या है, 0 है और इसमें x2 कितना है, 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे 1/2 और यहाँ 0 रखेंगे और y1 और y3 y2 कुछ भी हो उससे अगर गुना करें 0 हो जाएगा, फिर प्लस x2 0 है तो 0 को फिर कोई भी संख्या से गुना करें 0 हो जाएगा, इसलिए ये दोनों नहीं रखेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे x3 पे। x3 कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है 5, सिंपल यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसको छोड़ देंगे तो ये जगह 1/2 और ये हो जाएगा 1 में से 5 जाएगा 4, तो 4 तिहाई 12, ये आएगा -12। अब इसमें क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल में माइनस भी रहे तो भी इसको प्लस ही लिखा जाता है, तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4 0 0 3 तथा 0 0 हो,
तो देखिए फिर यहाँ आप समझिए x2 कितना है 0 और x3 कितना है 0, तो ये दोनों को छोड़ देंगे तो लिखेंगे 1/2 और x1 कितना -4 इंटू y2 हो जाएगा 3 और माइनस फिर बाई 3 है 0, और बाकी नहीं रखेंगे, x2 नहीं रखेंगे इसलिए कि x2 0 है, 0 को फिर गुना करेगा 0 हो जाएगा, x3 भी 0 है तो यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसी से मान निकल जाएगा, ये जगह 1/2 गुना ये जगह -12, इसको काटेंगे तो आएगा 6, माइनस भी रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में प्लस ही आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 तथा 2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए एक ये रेखाखंड है जिसका नियामक कितना है 1 और 1, ये है 2 और 3। इसको जो है एक कोई रेखा बिंदु काट रहा है, मान लीजिए यहाँ काट रहा है, और ये x और ये y, इसी का नियामक पूछा है, निर्देशांक पूछा है, और ये कौन अनुपात में काट रहा है 2:3 में। तो ये हो गया m1 और ये m2। फॉर्मूला पढ़े होंगे कि x बराबर m1 तो x2 प्लस m2 तो x1 और बटा दोनों अनुपात का योगफल, ये पढ़े होंगे फॉर्मूला। फिर उसी तरह y का होगा, y बराबर हो जाएगा m1 गुना y2 प्लस m2 तो गुना y1 और प्लस दोनों का अनुपात, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको याद रखिएगा, तो यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। तो इसको बनाएंगे x बराबर, इसका निर्देशांक पूछे x बराबर, तो लिखेंगे m1 और x2 प्लस m2 लिखेंगे तो x1 बटा दोनों का अनुपात जोड़ेंगे तो ये आएगा 5, ये x का निकल जाएगा। y का निकालेंगे तो m1 तो लिखेंगे y2 प्लस m2 लिखेंगे तो फिर y1 बटा में दोनों का अनुपात, तो 3 2 5, ये जगह 2 दूनी 4, 4 3 7, ये होगा 7/5, और ये होगा 3 दूनी 6, 6 3 9, 9/5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? 3 -3 4 और 5। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला ही होता है √x² प्लस y², ठीक है। ये मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है। तो ये x कितना है -3 है, तो ये 3 3 9, माइनस भी है तो प्लस ही हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 25, और 25 का क्या निकल जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिए गए त्रिभुज PQR में AB समानांतर है QR के, दो समरूप त्रिभुज PAB और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो PQ/AQ का मान क्या हुआ? ध्यान समझिएगा, थोड़ा इसको चित्र को नीचे कर लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज दिया हुआ है और इसका बोला है देखिए PAB अगर 1 है तो PQR 2 है, तो जब ये और ये समांतर है तो इसका संगत पार्ट क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, ये पढ़े होंगे थ्योरी में। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, PA बटा टोटल, ये छोटा त्रिभुज और फिर बड़ा त्रिभुज कंपेयर कर रहे हैं, तो PA बटा PQ बराबर इसका क्षेत्रफल है 1/2। तो अब इसका इसमें क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2। इतना समझ में आया होगा। अब पूछा था PQ/AQ का, तो PQ का मान कितना निकलेगा, तो देखिए PQ कितना हो गया, PA 1 है और PQ कितना है, यहाँ से आता है √2 है, आराम से निकल जाएगा। ये 1 है तो और ये √2 है। पूछा है क्या PQ/AQ, ठीक है। तो PQ के लिए क्या लिखेंगे √2 और AQ के लिए क्या लिखेंगे PQAP। तो PQ हो गया √2 और -1, ये हो जाएगा आपका आंसर √2:√2 -1। तो ये देखिए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण BAC बराबर 60 हो तो कोण OBC का मान क्या होगा। देखिए BAC ये दिया है कोण 60, ये कोण 60 दिया है और कोण पूछा है OBC यानी इसका पूछा है। तो एक थ्योरी जानते होंगे कि कोई जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बनाया गया कोण केंद्र के बना कोण का आधा होता है, या ऐसे बोलिएगा केंद्र पर बना कोण परिधि को कोण का डबल होता है। तो ये 60 है तो ये हो जाएगा 120। अब 120 हो गया, त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180। तो इस त्रिभुज में ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 60, दोनों मिलके। अब दोनों मिलके 60 होगा तो देखिए ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या जो है ये दोनों भुजा तब आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों त्रिज्या है तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो ये जब दोनों मिलके 60 है तो ये 30-30 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। PT तथा PS दो स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण TPS बराबर 65 डिग्री, तो OTS का मान क्या होगा। देखिए TPS ये है 65 डिग्री का, और तब पूछा था OTS इसका पूछा है। देखिए अगर ये 65 है तो ये यहाँ पर क्या होगा, दोनों मिल के 180 होता है। तो यहाँ पर अगर 65 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 115, 115 और 65 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये 115 हो गया, पूछा है OTS का। एक जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है, तो अगर ये 115 है तो ये दोनों मिल के कितना होगा, ये दोनों मिल के होगा 65, ठीक है, दोनों मिल के क्या जाएगा 65। अब ये भी पढ़े होंगे कि अगर बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है तो ये है त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपस में बराबर होता है, इस दोनों बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, यानी 65 दोनों मिल के है तो इसका आधा होगा। ये OTS क्या होगा, ये 65 का आधा, तो कितना हो जाएगा 65 का आधा, तो 32.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी रेखा खंड AB को 2:3 के अनुपात बांटना है। एक किरण AX खींचा गया, कोण BAX का न्यूनकोण बनाया। अब बराबर दूरी पर A1 A2 बिंदु निर्धारित किए गए, इस अनुपात में कम से कम कितने बिंदु। देखिए अगर 2:3 में बांटना है तो 2 + 3 यानी इसको 5 जगह डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। कोई भी है, ये मान लीजिए इसको 2:3 में बांटना है तो क्या करेंगे, इधर भी 5 रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और ऊपर भी न्यूनकोण बना के 5 रेखा खींचेंगे, ठीक है। और जितना 2:3 कहा तो 2 को यहाँ से और अंतिम में मिला देंगे, ठीक है, इस तरह मिलाएंगे तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर था, कोण A समद्विभाजक AD है, तो AB बटा AC का मान क्या होगा। चलिए इसको देखिए, ध्यान समझिएगा। देखिए इसमें क्या कहा था कि BD 5 है, चलिए BD 5 है और BC अगर 7.5 है तो DC कितना आ जाएगा 2.5। अब कोण A का समद्विभाजक AD है, AD जो है इसका समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक है इसलिए इसको हम फार्मूला पर बनाएंगे कि अगर ये समद्विभाजक है तब, तो इसको हम लिख सकते हैं AB बटा AC बराबर, ये AB पहले रखे तो यहाँ लिखेंगे BD बटा DC। तो BD कितना है 5 और DC कितना है 2.5, तो इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः है। देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का पूछे या ऊंचाई के पूछे, रूट कर देना है, तो इसका रूट करेंगे तो 16 का निकल जाएगा 4 और 25 का क्या निकल जाएगा 5, तो 4:5, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, समांतर लंबवत एक दूसरे को काटने वाली इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझिएगा तो अच्छा से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। कोई ये है आपका
व्यास, ठीक है, व्यास है ये। अब इस पे अगर स्पर्श रेखा इस तरह खींचेंगे और यहाँ भी खींचेंगे, ठीक ना, ये टच नहीं हुआ, टच होना चाहिए, तो ये हमेशा क्या होगा, समांतर होगा, कहीं नहीं कटेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि पी ए तथा पी बी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, यानी एक वृत्त है और एक यहाँ पर पी है कोई बिंदु, इससे स्पर्श रेखा खींचा है, ठीक है, इसका नाम लेते हैं ए और इसका बी, और ये केंद्र है ओ, ठीक, यहाँ तक हो गया चित्र। तो जिनके बीच का कोण बोला है 80 है, अब ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100। अब पूछा है किसका मान, पी ओ ए, पी ओ ए यहाँ से ये बीच से गुजरा है, पी ओ ए इसका पूछा है, तो ये 100 है तो ये 50-50 हो गया, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ए बी सेंटीमीटर में क्या होगा। तो देखिए इसका एक रूल होता है कि पी ए यानी टोटल जो भी रेखा होगा गुना ये बाहर में जो होगा पी बी बराबर होता है पी सी गुना पी डी का, ये फॉर्मूला है। तो इससे मान निकाल लेते हैं। तो पी ए कितना दिया है 8 गुना पी बी नहीं मालूम है, चलिए पी बी पहले निकालेंगे, और पी सी कितना दिया टोटल, पी सी नहीं दिया है, तो पी डी कितना दिया है 4, ये 4 है, और सी डी है कितना 3, तो ये हो जाएगा टोटल 7 गुना 4, कटेगा काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो पी बी बराबर कितना निकल गया 7/2 यानी कि 3.5, तो पी बी हो गया 3.5, ये हो गया 3.5, और टोटल पी ए कितना है 8, तो 8 में से 3.5 जाएगा, कितना हो जाएगा 4.5, यानी 8 माइनस 3.5 बराबर 4.5, ऑप्शन नंबर जिसका डी करेक्ट हो जाएगा, ए बी बराबर 4.5 हो जाएगा। ओके, दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप से में किस अनुपात में बांटती है। देखिए देखते हैं इसको, यह है 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 और ये 4, तो कितना हो जाएगा, ये 3:4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन निकाल पूछा है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो वक्र के क्षेत्रफल से त्रिज्या पहले निकाल लेंगे, और त्रिज्या निकालने के बाद फिर आयतन निकालेंगे। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर 264, लिखेंगे 2 22/7 आर एच का मान दिया है कितना 14 बराबर 264, काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 132, फिर इसको काटेंगे ये होगा 66, और ये कट जाएगा 3 बार में, यानी आर का वैल्यू कितना निकल गया 3। अब निकालना है क्या इसका आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और एच, काट देंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये आएगा 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 39, 396, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सही। दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतन, गोले का आयतन का दिया है, तो इसका पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो इसमें आयतन में क्यों होता है, तो इसको 3 को जोड़ा लगाएंगे, तो इसका निकल जाएगा 2:3, ये हो जाएगा त्रिज्या का। अब क्षेत्रफल जब पूछेगा तब इसको फिर स्क्वायर कर देंगे, तो त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे कितना है 4:9, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 4:9। यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 1/3 है, तो पूछा है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 1/3 है,
चलिए इसको निकालते हैं। ऊंचाई और आर दिया हुआ है, तो बेलन का वर्क फिर 2 पाई आर एच, और संपूर्ण क्या आ जाता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, अब क्या कहा, ये दोनों बराबर तो नहीं कहा है, कहा है कि ये तिहाई है, तो या तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, नहीं तो इसको 3 से भाग दे देंगे तब भी बराबर होगा। चलिए हम इसको 3 से गुना लिख देते हैं, अब हो गया बराबर। तो जो कटेगा काट देंगे, यहाँ से कट रहा है 2 पाई आर, कट रहा है तो 2 पाई आर कट गया। अब बचा क्या 3h, ये h इधर आएगा तो माइनस एच बराबर आर, तो 2h बराबर आर। सब में देखिए h है पहले, तो यहाँ लिखेंगे h बराबर r/2। ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 1/2 r। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, यानी 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या 6 हो गया। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ पाई में आंसर भी है तो पाई को रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू कितना हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6, 3 बार में काटेंगे, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 छक 36, 36 गुना 8, तो 36 8 कितना हो जाएगा 8 छक 48, 8 3 24, 4 28 पाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनाया जा सकता है। सिंपल है, तो बड़ा वाला का आयतन हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 यानी घन का आयतन, और छोटा वाला हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 125, तो 125 घन बन जाएगा इजी से। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या का देखिए, मान लेते हैं 1 2 3 4 विषम संख्या है, ठीक है, तो इसका माध्य दिया है 6, तो माध्य दिया है जब 6 तो ये बीच वाला जो माध्य निकलता है, तो बीच वाला माध्य निकलता है, तो इस दोनों का योगफल कितना होगा 12, क्योंकि माध्य जब 6 है तो ये हो जाएगा योगफल इस दोनों का योगफल हो जाएगा 12, टोटल का कहेगा तो 24 होगा, इस दोनों का हो गया 12। अब चूंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों विषम संख्या है, तो 12 को 2 को विषम संख्या कौन कौन जोड़ेंगे, तो एक 5 और एक 7, सिंपल, तो ये 5 या 7 हो गया। अब विषम संख्या का तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो आंसर का बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। इस तरह बनाइएगा ना तो एग्जाम में सबसे पहले बना के बैठे रहिएगा, एग्जाम से आधा घंटा पहले। 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक जो रहेगा बारंबारता, यानी जो चरमान जो सबसे अधिक रहेगा वही बहुलक भी कहलाता है। इसमें देखते हैं कौन सबसे अधिक है। 6 को गिनते हैं 1 2 3 बार है 6 कितना बार है 3 बार। 4 को गिनेंगे 1 2 3 3 4 भी है 3 बार। उसके अलावा 5 है 1 बार है, और 3 कितना 1 2 3 2 बार है, तो सबसे अधिक यही दोनों है ना, तो इस दोनों तो x का मान यही रखना पड़ेगा, तो 6 या 4 रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। 3 सिक्का जब उछालेंगे तो 2 हेड आना चाहिए कम से कम, अगर तीनों हेड आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 हेड आना चाहिए। चलिए उछालते हैं सिक्का, मान लेते हैं तीनों पे हेड आ गया, ऐसा हो सकता है 2 पे हेड आए 1 पे टेल आए तो कम से कम 2 हेड आ गया। ऐसा भी हो सकता है 1 पे टेल आए दोनों पे हेड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है एक बार 1 पे हेड आए 1 में टेल आए फिर हेड आए, तो 2 हेड 4 ही बार आ सकता है, ठीक है, कम से कम 2 हेड 4 ही बार आ सकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। अब चूंकि 3 सिक्का उछाल रहा है तो कुल कितना हो जाएगा, उसका कुल हो जाएगा 2 पर पावर 3 यानी 8, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने का प्रायिकता क्या है। तो पासा फेंकेंगे
तो जोड़ आना चाहिए 7, तो एक पर अगर 1 आया तो दूसरा कितना आएगा 6, तो 7 हो जाएगा। एक पर आया 2 तो ये 2 आ जाएगा 5, एक पर आया 3 तो ये हो जाएगा 4, अगर इस पर आया 4 तो इस पर 3, एक पर आया 5 तो एक पर आ जाएगा कितना 7 पूरा है 2, और एक पर आया फिर 6 तो 1, यानी कुल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार भी हो सकता है ऐसा। और कुल 2 पासा फेंक रहे हैं तो 2 पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 36, काट देंगे तो हो जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 1.1, 0.5, 0.9 और 0.1। सिंपल है, प्रायिकता जो है 0 से लेके 1 तक में प्रायिकता होता है, तो इसमें देखिए 1 से बड़ा हो गया इसलिए ये प्रायिकता नहीं होगा, तो ऑप्शन यही ए सही हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसका प्ले लिस्ट बना है सभी 2011 से लेके 2024 तक में जितना भी प्रश्न आया हुआ है सभी का प्ले लिस्ट बना दिए क्वेश्चन बैंक का, जाके वहाँ से अच्छा से सबको पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही आपको 60 से 70% पकड़ाता है। अब 60% और 70 अगर क्वेश्चन बैंक से ही लड़ेगा तो बनाना तो 50 है ना, 100 में 50 ही बनाना है, तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो मैसेज करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।